कहानी एक टूटे-फूटे कॉटेज में शुरू होती है जो कहीं कनाडा के घने जंगलों में स्थित है। एक महिला जिसका नाम जून है, अपने जुड़वा बेटों सैमुअल और नोलन के साथ लकड़ी के घर में रहती है। उनके पास एक पालतू कुत्ता कोड़ा भी है जो बहुत समय से उनके साथ है। शुरुआत से ही हमें यह पता चलता है कि इस परिवार में कुछ भी सामान्य नहीं है। जून ने अपने बेटों को बताया है कि बाहरी दुनिया एक बुरी ताकत के कारण खत्म हो चुकी है। जो एकमात्र सुरक्षित जगह बची है, कम से कम जिस बारे में वह जानती है, वह यह लकड़ी का घर है। जून का दावा है कि इस घर में कुछ जादुई शक्तियां हैं जो उन बदसूरत और खतरनाक प्राणियों को दूर रखती हैं जो उनके आसपास के जंगलों में घूमते रहते हैं। जब भी वे बाहर जाते हैं तो उन्हें रस्सियों से घर से जुड़े रहना पड़ता है। अगर वे बिना रस्सी के भटकते हैं तो बुरी ताकत उन्हें पकड़ लेगी, जैसे उसने उनके पिता और दादा दादी को पकड़ा था। इस सर्वव्यापी खतरे का एक स्पर्श और वे भी संक्रमित हो जाएंगे। हर दोपहर यह तिकड़ी अपने घर के पास जो भी खाना मिल सके उसे शिकार करने जाती है। वे अपनी गर्दन में हाथ से बनाई हुई सीटी लगाते हैं और अलग अलग रस्सियां जो उनके घर के आधार से जुड़ी होती हैं उन्हें पकड़ते हैं। रस्सियां अपने शरीर के चारों ओर बांधने के बाद तीनों अलग अलग दिशा में खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। एक दोपहर जब वे शिकार करने गए थे तो लड़कों को सरीसृप मिलते हैं और सैमुअल एक छोटी मेंढक को जीवित ही खा जाता है। इस बीच नोलन एक पेड़ पर चढ़कर एक पक्षी का घोंसला देखता है, लेकिन उसमें खाली अंडे के खोल मिलते हैं। वह निराश होकर नीचे उतरता है, लेकिन फिर उसे जमीन पर एक अखंड अंडा मिलता है कुछ मीटर दूर। वह इसे लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह रस्सी की सीमा तक पहुंच चुका है और एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। निराश होकर नोलन पूरी ताकत से खींचता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब उसका भाई चुपचाप पास आता है तो नोलन को रस्सी को खोलते हुए देखा जाता है। सैमुअल इस कृत्य से नाराज होकर उसे धमकी देता है कि वह अपनी मां को सचेत करने के लिए सीटी बजाएगा। नोलन कसम खाता है कि उसका इरादा रस्सी छोड़ने का नहीं था, वह तो बस अंडे तक पहुंचने के लिए गांठ ढीली कर रहा था। हालांकि सैमुअल कहता है कि उसे अपनी मां को बुलाना चाहिए था, क्योंकि वह जानती है कि कैसे अतिरिक्त टुकड़ों को जोड़कर रस्सी को खींचा जाता है। वह नोलन को यह भी याद दिलाता है कि यह अंडा शायद बुरी ताकत द्वारा एक चाल हो सकता है। इस छोटी सी बहस के बाद दोनों जंगल में चलने लगते हैं। सैमुअल कुछ कदम आगे होता है। वह मजाक करता है कि वह अपने बड़े होने के कारण ज्यादा समझदार भाई है, लेकिन नोलन पलटकर कहता है कि वे सिर्फ 3 मिनट में पैदा हुए थे। दोनों अच्छे मूड में लगते हैं जब अचानक नोलन को यह वाक्य सुनाई देता है, वह मुझे ज्यादा प्यार करती है। वह चिढ़ जाता है और तुरंत पूछता है कि उसके भाई का मतलब क्या था। सैमुअल उलझन में पीछे मुड़कर कहता है कि उसने कुछ नहीं कहा था, लेकिन गुस्साए नोलन ने अपने भाई की रस्सी पर कदम रखा। दुर्भाग्यवश सैमुअल उम्मीद से ज्यादा लुढ़कते हुए नीचे गिर जाता है और एक ढलान से घसकता हुआ नीचे गिरने लगता है। झटका इतना तेज होता है कि उसकी रस्सी ढीली होने लगती है। सैमुअल अंततः एक पेड़ की जड़ में फंस जाता है और उसका पैर टूट जाता है। मामले की गंभीरता को समझते हुए नोलन बेतहाशा अपनी आपातकालीन सीटी बजाने लगता है। जून उनके खाने को चमचमाती हुई छील रही होती है जब वह यह भयानक आवाज सुनती है और अपने बेटों की ओर दौड़ती है। इस बीच नोलन पहले ही अपनी रस्सी छोड़ चुका होता है ताकि वह अपने भाई तक पहुंच सके। उनकी मां भी कुछ ही समय में पहुंच जाती है, लेकिन वह अपनी रस्सी की सीमा पर पहुंच जाती है। जैसे ही वह अपनी रस्सी छोड़ती है और बेटों तक पहुंचने के लिए दौड़ती है, एक सफेद बालों वाली महिला झाड़ी से बाहर निकलती है। जून जल्दी से अपने बेटों को पकड़कर ऊपर खींचती है और तीनों के चारों ओर एक रस्सी बांध देती है। वृद्ध महिला उनके पीछे झुकी रहती है और लड़के समझ जाते हैं कि उनकी मां बड़ी बुरी ताकत को देख रही है। वह बार बार पूछती है कि क्या उनमें से किसी को छुआ गया है, और वे यह सुनिश्चित करते हैं कि नहीं। लेकिन जब नोलन पूछता है कि वह क्या देख रही है तो जून कुछ नहीं कहती। कुछ समय बाद परिवार फिर से घर लौटता है, जबकि वे अभी भी रस्सी से जुड़े रहते हैं। जून लड़कों को अपने लिविंग रूम की मंजिल पर गिराकर जोर से प्रार्थना करने को कहती है। यह एकमात्र तरीका है यह सत्यापित करने का कि वे संक्रमित हुए हैं या नहीं। जब लड़के सफलतापूर्वक प्रार्थना करते हैं तो जून चाकू को रख देती है और सैमुअल को सोफे पर उठाकर ले जाती है। वह उसकी फ्रैक्चर का जितना हो सके इलाज करती है, लेकिन सैमुअल यह जानना चाहता है कि उसने जंगल में क्या देखा। जून फिर कहती है कि उसने अपनी मां के बुरी ताकत के रूप में निकलते हुए देखा। वह यह जोड़ती है कि बड़ी बुरी ताकत हमेशा लोगों को गुस्से में डालने के लिए ऐसी चीजें करती है। उस रात वह उन सरीसृपों को पकाती है जिन्हें तीनों ने पहले शिकार किया था। जून का थाली लगभग खाली होता है और फिर भी खाना 2 लड़कों के बीच शेयर करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त होता है। वे भूख से खाते हैं और जून फिर एक पुरानी घटना की कहानी सुनाती है। जून कहती है कि बड़ी बुरी ताकत ने एक छोटी लड़की के रूप में दिखकर, जो रस्सी की सीमा से कुछ मीटर बाहर फंसी थी, सहायता मांगी थी। लड़की एक पैर में फंसी थी और रो रही थी, किसी से मदद की भीख मांग रही थी। हर दिन जून उसी स्थान पर लौटती थी और वह छोटी लड़की वहीं थी, हर बार कमजोर होती जा रही थी। जून ने कभी यह नहीं बताया कि लड़की के साथ क्या हुआ, लेकिन उसने कहा कि यह घटना बड़ी बुरी ताकत की चाल थी ताकि वह अपनी सतर्कता कम कर दे। अगले दिन लड़के एक और शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरते हैं। एक एक करके उन्हें तहखाने में बंद कर दिया जाता है और उन्हें अपनी कल्पना को खुलकर चलाने का कार्य दिया जाता है। नोलन 1 घंटा वहां बिताता है और कहता है कि उसने घर को अंधेरे में समा जाते हुए देखा, साथ ही परिवार को भी। केवल जब उसने अपनी मां के प्यार पर ध्यान केंद्रित किया, तब उसने महसूस किया कि अंधकार घटने लगा।
जून फिर उससे पूछती है कि वह चारों ओर देखे और जो कुछ भी उसके पास है उसके लिए आभारी हो। रात को नोलन पूछता है कि क्या उसके भाई ने जंगल में कुछ देखा जब रस्सी ढीली हो गई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और यह थोड़ा अजीब है कि उनमें से किसी ने भी कुछ डरावना नहीं देखा। सैमुअल जवाब देता है कि वे सिर्फ भाग्यशाली थे और इसीलिए बड़ी बुरी ताकत उन्हें पकड़ नहीं पाई। लेकिन फिर नोलन एक संवेदनशील विषय उठाता है, उनके पिता और दादा दादी की मौतें। हर किसी को किसी न किसी बिंदु पर बड़ी बुरी ताकत ने संक्रमित किया था और जून को अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए उन्हें बलिदान करना पड़ा था। नोलन सोचता है कि अगर शिकार के दौरान उनमें से कोई छुआ गया होता तो वह क्या करती। लेकिन सैमुअल को ऐसी बातचीत पसंद नहीं है और कहता है कि उनकी मां ने कभी उनसे झूठ नहीं बोला। इस बीच जून पोर्च पर चाकू तेज कर रही होती है जब वह एक पुरुष की आवाज सुनती है जो उसका नाम पुकार रहा होता है। यह उसके पति की आत्मा है जो उसे उकसाने लगता है। वह उसे भाग जाने और बच्चों से यह झूठ बोलने का आरोप लगाता है कि उनका विवाह कैसे खत्म हुआ। पति उसे लगातार तंग करता है लेकिन यह स्पष्ट है कि वह घर में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर वह यह गारंटी देता है कि जल्द ही वह लड़कों को छोड़ देगी। जब वह ऐसा करेगी तो बड़ी बुरी ताकत उसे अपने बच्चों के खिलाफ मोड़ देगी। कुछ समय बाद नोलन अपनी मां की मदद कर रहा होता है जब वह उसकी जिज्ञासु नजरें देखती है। वह पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है और लड़का इस मौके पर एक सवाल पूछता है। वह सोचता है कि क्या यह संभव है कि उनके जैसे और भी सुरक्षित घर हों। वह कहता है कि अगर ऐसा होता तो उन्हें खुशी होती कि वे अकेले नहीं हैं, लेकिन उनकी मां स्पष्ट रूप से इस संभावना को नकार देती है। पूरे दुनिया में सिर्फ वे 3 ही बचे हैं और यही काफी होना चाहिए। जैसे जैसे हफ्ते बीतते हैं परिवार की स्थिति बिगड़ने लगती है जब कड़ी सर्दी जंगल से जानवरों को दूर कर देती है। खाना कम होता जाता है और उनका खाना हर दिन छोटा और छोटा होता जाता है। कुछ चीजों में से एक जो उनके मनोबल को जीवित रखती है वह है एक पुराना हैंड क्रैंक रिकॉर्ड प्लेयर। जून अपने बेटों को इसे केवल एक बार महीने में नए चांद की रात को उपयोग करने देती है। लड़कों को संगीत का आवाज बहुत पसंद आती है और वे अपनी मां के चारों ओर नाचते हैं। उन्हें इतने खुश देखकर जून भी मूड में आने की कोशिश करती है लेकिन वह भूख के खतरे को नहीं हटा पाती। अगले दिन वह अकेले शिकार पर जाती है, तीनों रस्सियों को जोड़कर अपनी सीमा बढ़ाने के लिए। उसे पास में एक कौवा सुनाई देता है और वह उस पर क्रॉसबो का निशाना साधने की कोशिश करती है। तब जून महसूस करती है कि वह पक्षी नोलन के आधे सड़ चुके शरीर को नोच रहा है। इस दृश्य ने उसे गहरे रूप से हिला दिया, लेकिन उसे पता था कि यह बड़ी बुरी ताकत उसकी मंशाओं से खेल रही है। कौवा के बाद कोई और जानवर नहीं आता और जून को अपने बेटों के लिए रात के खाने के लिए पेड़ की छाल को तलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दृश्य तुरंत एक चमकदार दोपहर में बदल जाता है जब दोनों लड़के अपनी मां की मदद करते हैं पेड़ों से छाल को छीलने में। अचानक नोलन देखता है कि पास से एक छाया गुजरती है और वह मुड़ता है केवल यह देखने के लिए कि वह अकेला है। फिर कुछ उसकी रस्सी को खींचता है और उसे जंगल में एक कुएं तक खींच लिया जाता है। यह सब एक बुरे सपने जैसा होता है क्योंकि वह गरीब लड़का कुछ ही सेकंड बाद जाग जाता है। दुर्भाग्य से वह किसी तरह अपनी नींद में घर से बाहर निकल आया है। अब वह रस्सी के बिना है और कुछ जंगल से उसकी ओर आ रहा है। लगता है नोलन को बुरी ताकत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसकी मां कहीं से प्रकट होती है और उसे अंदर दौड़ाती है। फिर भी उसे फिर से शुद्धिकरण अनुष्ठान से गुजरना पड़ता है। जून उसे सुरक्षा के मंत्र कई बार दोहराने के लिए मजबूर करती है, फिर उसे तहखाने में बंद कर देती है। इस डरावने अनुभव के बावजूद नोलन अभी भी अपना पाठ नहीं सीखता। अगले दिन रात को वह सैमुअल से कहता है कि उन्हें खाने के लिए कहीं और देखना चाहिए। वह यह भी सुझाता है कि वे बड़ी बुरी ताकत से पीछा छुड़ाकर जो भी मिले उसे अपनी मां के लिए वापस लाएंगे। सैमुअल उससे चुपचाप बोलने के लिए कहता है क्योंकि उसे अपनी मां से डर लगता है। कैमरा फिर अगले कमरे में जाता है और जून सचमुच उनकी बातचीत सुन रही होती है। जब नोलन कहता है कि अब उन्हें रस्सी की जरूरत नहीं है तो सैमुअल उस योजना को खारिज कर देता है और दोहराता है कि उनकी मां जानती है कि क्या सही है। हालांकि नोलन कहता है कि अब वह इसमें पूरी तरह से यकीन नहीं करता। अगले दिन जून एक पुराने ट्रंके में राइफल की पोलारॉइड कैमरा ढूंढती है। वह अपने बेटों को यह समझाती है कि फोटो क्या है, कुछ पुराने फोटोग्राफ दिखाते हुए जब जीवन सामान्य था। जून यह भी बताती है कि कैमरे में एक ही फोटो बची हुई है जिसे वह एक खास मौके के लिए बचाकर रख रही है। हालांकि वह कहती है कि वह नहीं जानती कि वह क्षण आएगा या नहीं, क्योंकि सर्दी अभी खत्म नहीं हुई है और बचने के मौके बहुत कम हैं। लड़के उसकी आवाज में डर महसूस करते हैं, लेकिन वह यह बताती है कि जीने का अभी भी एक तरीका है, चाहे वह कितना भी भयानक क्यों न लगे। आखिरी विकल्प उनका पालतू कुत्ता है जिसका मांस उन्हें 1 महीने से ज्यादा समय तक खिला सकता है। लेकिन नोलन इस विचार पर आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया करता है और अपनी मां को उनके जीवन में असली बुराई होने का आरोप लगाता है। वह फिर कमरे से बाहर चला जाता है और कोड़ा को गले लगाता है। दुर्भाग्यवश जून पहले ही अपना निर्णय ले चुकी होती है। वह जल्द ही दोनों को अलग कर देती है और कुत्ते को उनके ग्रीन हाउस शेड में ले जाती है। वह विदाई के दौरान भी आंसू बहाती है, लेकिन विश्वास करती है कि यह उनके बच्चों को बचाने का एकमात्र तरीका है। जून फिर खुद को संभालती है और कुत्ते को मारने के लिए धनुष तैयार करती है। लेकिन उसी समय नोलन माचिट लेकर आता है और घोषणा करता है कि बड़ी बुरी ताकत केवल उसकी मां की कल्पना में ही है। फिर वह उसकी रस्सी काटता है और शेड का दरवाजा बंद कर देता है, जिससे वह घर के अंदर वापस नहीं जा पाती।
जून दरवाजे पर खटखटाने लगती है, लड़के से कहती है कि वह दरवाजा खोले, लेकिन वह यकीन करता है कि उसे कुछ नहीं होगा। अचानक सैमुअल आता है और दोनों भाई लड़ने लगते हैं, जबकि जून एक खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है। वह हताश होकर चिल्लाती है कि उसने उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई है। जून यह स्वीकार करती है कि यह वह थी जिसने बड़ी बुरी ताकत को जंगल में लाया और कसम खाती है कि खतरा सच में मौजूद है। ठीक तभी वह पीछे से एक आवाज सुनती है जो उसे एक शरारती लड़की कहती है। वह मुड़ती है और शेड के अंदर अपनी मां की भूतिया आकृति देखती है जो हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन जून कांच के एक टुकड़े को पकड़कर यह निर्णय लेती है कि वह संक्रमित होने के बजाय अपनी जान बलिदान कर देगी। शेड के बाहर दोनों लड़ते हुए भाई आखिरकार यह समझ पाते हैं कि क्या हुआ है। सैमुअल को हकीकत स्वीकार करने में कुछ समय लगता है और वह अपनी मां को उठाने की कोशिश करता है, जबकि वे अपना मंत्र दोहराते हैं। दूसरी ओर नोलन अपने किए पर पछताता है और अपनी रस्सी को अपने चारों ओर लपेटता है। वह बेहद उलझन में है और यह समझने में असमर्थ है कि क्या सच है और क्या कल्पना। अपनी मां की मौत के बाद दोनों भाइयों की बेबसी हर दिन बढ़ती जाती है। सैमुअल अवसाद में चला जाता है, जबकि नोलन घर में जो कुछ भी बचा है उससे उन्हें खाना देने की कोशिश करता है। एक दोपहर जब खाना खत्म हो जाता है, नोलन जंगल में जाने का निर्णय लेता है। वह सभी रस्सियों को जोड़ता है और चलता रहता है जब तक वह एक सड़क तक नहीं पहुंचता। निराश और अकेला होकर वह मदद के लिए चिल्लाता है। बाद में जब वह कुटिया वापस लौटता है, एक हिचहाइकर कोल मदद के लिए उसकी आवाज पर आता है। वह नोलन को खाना देने का प्रस्ताव करता है, लेकिन सैमुअल क्रॉसबो लेकर पोर्ट से बाहर आ जाता है। यह कोल को डराने के लिए काफी होता है, जो तुरंत छोड़ने की कोशिश करता है। हालांकि सैमुअल यह यकीन करता है कि वह बड़ी बुरी ताकत का एजेंट है और उसे एक तीर मार देता है। नोलन अपने भाई की बातों को नकारते हुए घायल कोल के पीछे दौड़ता है। वह पेड़ के पास खून से लथपथ कोल को पाता है जो 911 पर कॉल कर रहा होता है। नोलन फिर कोल का बैग छीनकर घर वापस लाता है। हालांकि सैमुअल नोलन से नाराज है कि उसने नियमों का उल्लंघन किया, वह खाता है और अपनी ताकत वापस पा लेता है। कुछ रात बाद सैमुअल बाहर होता है जब वह अपनी मां की आत्मा को शेड में देखता है। इससे पहले कि वह इसे चेक कर सके, एक लड़की जंगल से आती है। वह कहती है कि वह कोल की बेटी है और कहती है कि वह उसके वापस आने का इंतजार कर रही थी। सैमुअल कहता है कि उसने हाल ही में किसी को नहीं देखा, लेकिन लड़की अपने पिता की टॉर्च को पहचान लेती है जो वह अभी पकड़ रहा है। घबराया हुआ सैमुअल अपना पक्ष समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की जंगल में भाग जाती है, मदद के लिए चिल्लाते हुए। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसकी रस्सी पेड़ों में उलझ जाती है। वह गरीब लड़का नहीं समझ पाता कि वह बड़ी बुरी ताकत के जाल में फंस चुका है। वह लड़की जो वह पीछा कर रहा था, एक मकड़ी जैसे प्राणी में बदल जाती है और तुरंत उसे संक्रमित कर देती है। कुछ समय बाद नोलन अपने भाई को पाता है और उसे घर वापस खींच लाता है। अब सैमुअल, जो बुरी ताकत से संक्रमित हो चुका है, नोलन को अटारी में बंद कर देता है और पूरे घर में आग लगा देता है। वह फिर बाहर जाता है और कुटिया को धीरे धीरे राख में तब्दील होते हुए देखता है। सौभाग्य से नोलन कमरे से बाहर निकल आता है और उसे बड़ी बुरी ताकत का सामना करना पड़ता है, जो अब जून के रूप में है। वह उसे उकसाने की कोशिश करती है और उसे भी संक्रमित करने की कोशिश करती है, लेकिन नोलन बड़ी बुरी ताकत को तहखाने में ले जाकर उसे अंदर से बंद कर देता है। फिर वह बुरी ताकत को पकड़ता है और अपनी मां के लिए अपना प्यार उसे प्रक्षिप्त करता है। इससे बड़ी बुरी ताकत अपनी असली आकृति को प्रकट करती है, जो एक तराजू वाले छिपकली जैसे राक्षस के रूप में बदल जाती है। फिर वह नोलन को गले लगाती है और हमेशा के लिए गायब हो जाती है। कुछ समय बाद दमकलकर्मी कुटिया के अवशेषों में पहुंचते हैं और नोलन को तहखाने में जीवित पाते हैं। सैमुअल को भी बचा लिया जाता है, जबकि कोड़ा को सड़क पर दौड़ते हुए देखा जाता है। फिल्म का अंत इस प्रकार होता है कि भाई पास के अस्पताल में उड़ाए जा रहे हैं। नोलन चिल्लाता है कि वे आखिरकार मुक्त हैं, जबकि सैमुअल धीरे से बड़बड़ाता है, वह मुझे ज्यादा प्यार करती थी।